आज हम बात करेंगे जापान किस तरह से औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उदय होता है उसका, और साथ साथ उसका जो पैन एशियाटिक स्कीम थी, यानी जो दक्षिण या फिर एशिया को जीतने की जो उसकी नीति थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले सेमेस्टर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से जापान का आधुनिकीकरण का प्रोसेस शुरू होता है। 1868 में जब मेजी रेस्टोरेशन होता है, और मेजी रेस्टोरेशन के बाद फिर धीरे धीरे एक तरह से जापान हर प्रकार की, चाहे वो औद्योगिक व्यवस्था थी, एजुकेशन थी, संविधान था या फिर इकोनॉमी थी, सब में आगे निकलता है। और एक तरह से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो उस समय के जो एक तरह से जो देश थे, यानी जो यूरोपियन देश थे, उनके देशों के संविधान की भी एक तरह से वो लोग, उनका शिष्टमंडल जाता है जापान से, उनके संविधान की अच्छी अच्छी बातों का इनकॉर्पोरेशन होता है इनके संविधान में, और साथ साथ फिर एक तरह से एक ऐसा माहौल तैयार होता है जिससे हम कह सकते हैं कि जापान ने वो काम किए इतिहास में जो कोई दूसरा राष्ट्र सोच भी नहीं सकता था। खासकर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो आज हम देखेंगे कि जापान का जो उदय होता है एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में, वो किस प्रकार से होता है। तो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी या फिर जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई जापान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर एक तरह से उसके अहम को ठेस लगी, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई कहते हैं ना कई बार जो खोई हुई प्रभुसत्ता है उसको भी प्राप्त करना होता है। आपको ध्यान में होगा कि 1853-54 में जब कॉमोडोर पेरी अमेरिका से जापान आता है और जापान को डंडे की मार पे कहता है हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और मजबूरन उस समय जापान जो शोगुन के हाथ में उसमें सत्ता थी, तो वो इतने बड़े बड़े समुद्री जहाजों को देख के आधा जापान तो वैसे भयभीत हो जाता है, तो उसकी काफी ठेस पहुंचती है उसकी प्रभुसत्ता को। और उसके बाद फिर धीरे धीरे से, यानी 1853 से लेकर के 1868 के बीच 15 साल का जो काल था, उसमें बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने जापान से बहुत सारी रियायतें ली, और उन रियायतों में जो जनता का जो मनोबल था वो गिरा काफी। अब जापान एक स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि विदेशी शक्तियों के अधीन, पूर्ण रूप से अधीन नहीं, मगर उनकी जो भी बात है उसको माननी पड़ेगी, एक ऐसी कंडीशन थी। तो हम ये कहते हैं कि मतलब जापान का जो व्यवस्था बनती है, वो अगर वो औपनिवेशिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारा एक तरह से इतिहास था उसका, यानी जो उसकी जन प्रभुसत्ता समाप्त हुई थी, उसको दोबारा से ख्याति प्राप्त करने की, या फिर एक तरह से एक देश के रूप में उठने की बात हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो प्रयास इसमें जापान के रास्ते में या जापान द्वारा किया जाता है, वो है चीन के साथ युद्ध। 1894-95 में चीन जापान का युद्ध होता है, और ये युद्ध लड़ा गया कोरिया के प्रश्न के ऊपर। कोरिया एक ऐसी जगह थी जहां पर शासन व्यवस्था कमजोर थी, और चीन चाहता था कि चीन के जो एक तरह से प्राचीन जो मांचू वंश के थे, वो वहां पर एक तरह से अपनी पुश्तैनी वेदना की अधिकार मानते थे, और जापान इस अधिकार को चुनौती देता है, और धीरे धीरे वेदना की कोरिया के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और इसकी शुरुआत होती है 1876 में, जब एक तरह से चीन के अधीन फार्मोसा जो द्वीप था, उसके ऊपर जापान ने अधिकार कर लिया। फिर विवाद हुआ कोरिया को लेके। 1885 में दोनों देशों के बीच में आपसी समझौता भी हुआ, मगर उस समझौते से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर 1893 में कोरिया में एक संप्रदाय था तोग हंग, वो विद्रोह कर देता है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए चीन भी अपनी सेनाएं भेज देता है,
और चीन की सेना आने के बाद जापान अपनी सेनाएं भेज देता है। विद्रोह दब जाता है, मगर सेनाएं एक दूसरे की वहां पे रुकी रहती हैं और वो कहते हैं कि भाई पहले तुम जाओ पहले हम जाएं। इसी बात में मामला अटक जाता है और दोनों की जो युद्ध बहुत आमने सामने हो जाते हैं और 1894 में युद्ध शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू हुआ तो हालांकि खासकर जो पश्चिमी जो देश थे वो ये मानते थे कि भाई चीन के साथ युद्ध करना जापान की मूर्खता है, क्योंकि चीन को उस समय लोग मानते थे या फिर पूरी दुनिया में एक तरह से उसका नाम के रूप में ये माना जाता था कि चीन एक सोया हुआ अजगर है, अगर उसको जगाएंगे तो वो सबको निकल जाएगा। मगर यहाँ पे जो अजगर था, अगर जापान की भाषा में बात करें तो वो अजगर सिर्फ ऊपर से खाल खाल बची हुई थी, अंदर उसके अंदर शक्ति नहीं थी। तो जापान उस अजगर को तोड़ता भी है, मरोड़ता भी है और उठा के उसको फेंकता भी है। और फिर कहते ना कि जापान की शक्ति के सामने चीन बौना साबित होता है और 1895 में शिमोनोसेकी की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से चीन और जापान का युद्ध रुक जाता है। बहुत सारी रियायतें जापान लेता है चीन से और कोरिया के ऊपर भी एक तरह से अधिकार की बात हो जाती है। मगर यहाँ पर फिर जैसे ही संधि होती है, जो दूसरी शक्तियां थी खासकर फ्रांस, जर्मनी और रूस, ये आते हैं और शिमोनोसेकी की संधि के माध्यम से एक तरह से जो व्यवस्था शुरू हुई थी, खासकर लियोतुंग प्रांत मिला था जापान को, मगर तीनों देशों ने बीच में आकर चीन से जापान से ये प्रांत वापस यानी ये द्वीप वापस करवा दिया चीन को। और एक तरह से ये था कि मतलब भाई हालांकि भले जापान जीत गया था, मगर उसके बावजूद भी अभी भी जापान पश्चिमी शक्तियों के सामने बोलना है, या फिर हम ये कह सकते हैं मतलब अभी भी पश्चिमी जो शक्तियां हैं वो जापान के ऊपर उनका प्रभाव अधिक, आवश्यकता से अधिक है। तो ये समय था कि जब जापान को कोई ऐसा मित्र चाहिए जो इनके काउंटर खड़ा हो या फिर यूरोप में एक तरह से बराबरी की दर्जा देने की बात कर सकता हो। तो इसी बीच उसकी तलाश इंग्लैंड जाके खत्म होती है और 1902 में जापान इंग्लैंड का समझौता होता है और ये पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन शक्ति ने एशियाई शक्ति के साथ बराबरी का संबंध स्थापित किया था और बराबरी स्तर पर समझौता होता है। इसमें यह होता है कि अगर दोनों एक दूसरे के जो हित हैं उनके खिलाफ नहीं जाएंगे या हितों वाले जो प्रदेश हैं वहां पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर कोई तीसरा देश इनमें से किसी एक के साथ भी युद्ध की घोषणा करता है तो जिसके साथ युद्ध हुआ है तो दूसरा देश ऑटोमेटिकली उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। तो एक तरह से, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी जिसमें जापान के हितों की सुरक्षा हुई या फिर जापान की जीत भी दिखाई पड़ी, इंग्लैंड ने कोरिया में जापान के हित इंटरेस्ट मान लिए। एक तरह से ये हमें देखने को मिला और इसके साथ साथ $60 मिलियन की एक धनराशि भी इंग्लैंड ने जापान को सहायता के लिए दी, जिसका उसने अपने एक तरह से युद्धों के या युद्ध सामग्री के और ज्यादा उत्पादन में उसने उसका यूज किया। तो इस युद्ध का इस समझौते का एक बड़ा फायदा मिला और उस बड़े फायदे के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई अर्जेंट मीटिंग, मैं 5 मिनट में आया। तो रूस जापान का युद्ध होता है और इस युद्ध का जो खासकर जो मेन मुद्दा था मंचूरिया के ऊपर था। मंचूरिया के ऊपर रूस ने अधिकार कर लिया था, जापान ने मना कर दिया और जापान ने जब मना कर दिया तो युद्ध तो होना ही था, लाजमी था उस बात की, क्योंकि रूस उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी। ये अलग बात थी जैसी शक्ति एक तरह से चीन थी वैसे हालत रूस की थी, हाल अंदर से खोखला हो चुका था हालांकि, मगर ये तो यूरोपीय शक्ति के रूप में मान्यता थी रूस के और इस क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश था। तो इस देश के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई जापान और रूस
दोनों के बीच में युद्ध होता है मंचूरिया क्वेश्चन के ऊपर। और 1904 में युद्ध हुआ और 1 साल युद्ध चलता है। और इस युद्ध में एक तरह से हम देखते हैं कि भी किस प्रकार से रूस हार जाता है और जापान जीत जाता है। उस समय एक न्यूज़पेपर में एक वो निकला था, उसमें एक न्यूज़पेपर में कार्टून बना था। उस कार्टून में था कि रूस को हाथी के रूप में दिखाया गया है और उसके ऊपर गिलहरी के रूप में जापान बैठा हुआ है जो हथौड़े से उसको कूट रहा है। हाथी की जान कहाँ होती है? हाथी की जान उसके मस्तिष्क के ऊपर होती है। अगर उसके ऊपर महावत बैठा होता है तो अपने पैरों की जो एड़ियां होती हैं उसके माध्यम से वो उस हाथी को कंट्रोल करता है। तो वो ही कंडीशन यहाँ पर उस गिलहरी के हाथ में हथौड़ा देके बनाई गई थी। तो दर्शाता गया मतलब एक छोटी सी चीज यानी गिलहरी जो शक्ति बल में उस हाथी के सामने कहीं भी नहीं टिकेगी, मगर उसने हाथी को चित कर दिया। और इसके बाद एक संधि होती है और इस संधि में फिर बहुत सारे यानी कोरिया के ऊपर और मंचूरिया को छोड़ दिया एक तरह से जापान ने, सॉरी रूस ने। कोरिया में इंटरेस्ट मान लिए इसके, जो सबसे बड़ी बाधा थी। लियोतुंग जो प्रांत द्वीप था जो 1895 की संधि हुई सिमोनस्की से, उससे वापस छीन लिया गया था। अब वो वापस मिल जाता है उसको एक तरह से जापान को। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी शक्ति थी। और इसके बीच इसके साथ हम कह सकते हैं कि जापान एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, जापान अब शायद एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में सामने आएगी। क्योंकि एक तरह से ये उसकी जो औपनिवेशिक अभियान था उसकी मान्यता की बात थी। एक तरफ इंग्लैंड ने दे दी, दूसरी तरफ रूस ने मजबूरन उसको मानना पड़ा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से जापान एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है जिसके बारे में। और फिर उसने आगे जो कारनामे किए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे।